हेलो एवरीवन, अब वेलकम टू आदेश एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैं कंप्लीट एनसीईआरटी बुक कवर करा रहा हूँ, है ना। इवन मैं क्लास वाइज और चैप्टर वाइज भी कवर करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, हमारा अतीत। इसमें हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 to 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर 5 देख रहे हैं, ये हिस्ट्री इतिहास है। अब 5 चैप्टर का जो नाम है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, है ना। तो ये जो सेशन है गाइज मैं स्टार्ट किया हूँ, ये हर चीज में लाइक सीटेट, केवीएस, ऑल जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, डी ट्रिपल एस भी हो गया, केवीएस हो गया आपका, सीटेट हो गया। सीटेट का वो भी जो पेपर 2 है ना गाइज, यहाँ से एक एक लाइन मतलब क्वेश्चन पुटअप करता है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं कवर किया, बस समरी देखा है ना, या वन लाइनर पढ़ा है, तो मैक्सिमम चांस है कि आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। बट जहां मैं यहाँ पे आपको जो शो कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे आपको मैं लाइन वाइज लाइन यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हूँ, और इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा, सो दैट आप अच्छे से आप रिवीजन भी कर पाए, है ना। तो यहाँ पे एक बार आप वीडियो देखने के बाद आप जाकर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसे रिवाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 1 से 4 चैप्टर में कवर करा दिया हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, है ना, सेंड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं गाइस। ओके, बट ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है गाइस। अगर जो भी एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं, तो प्लीज गाइस शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, जिनको लाइक एनसीईआरटी कवर करनी है। अभी मैं हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं ज्योग्राफी का स्टार्ट कर दूंगा। और जो सीटेट का पेपर 1 है, इसके लिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर ईवीएस कवर करा दीजिए, है ना। तो इसके लिए मैं पीपीटी बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ थ्रू द पीपीटी पढ़ाऊँ ईवीएस को, है ना। लेकिन बहुत लोगों का कमेंट था कि नहीं लाइन वाइज कराया जाए, तो मैं बिल्कुल गाइस इसे कवर करूंगा, है ना। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें जो चैप्टर 5 है, ये, हाँ, चैप्टर 5 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हालांकि एक एनसीईआरटी की खासियत होती है, ये थ्रू द स्टोरी स्टार्ट करता है कोई भी चैप्टर, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं जरूर ये छोटी सी स्टोरी पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकर जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हमें अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। जैसे ही ये शंकर ने पूछा कि आज नाना जी आप बहुत ज्यादा उत्साहित क्यों दिख रहे हैं, उन्होंने बोला कि आज मैं अपने शासक का चुनाव करने जा रहा हूँ, है ना। तब भी इसके माइंड में था लाइक शंकरन के कि आखिर होता क्या है ना। तो ये बात जिसे चुनाव का दिन की बात बोला गया, जो ये शंकरन और उसके नाना जी के बीच के कन्वर्सेशन है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने, पहले के लोग आरंभिक लोग में शासक कैसे बने थे। तो जैसे आज हम लोग चुनाव करते हैं, तो लगभग 50 वर्षों में हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 50 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, मतदान के जरिए कर रहे हैं, जैसे वोटिंग होती है। लेकिन बहुत बहुत समय पहले जो है ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे क्या था, अब उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, मैं थोड़ा सा इसको आपको जूम कर देता हूँ, है ना, सो दैट आपको क्लियर है। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ की बात किया है, क्वेश्चन पूछा है सीटेट के पेपर 2 में, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें होता क्या है, अश्वमेघ यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। जैसे होता था कि एक राजा था, है ना, अपने घोड़ों को क्या करता था, घोड़े को छोड़ देता था स्वतंत्र विचरण के लिए। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। सिंपली जैसे कोई एक राजा होता था, वो क्या करता था, अपने घोड़ा को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। अगर किसी ने भी दुस्साहस दिखाया उस घोड़े को पकड़ने का, है ना, साहस दिखाया, अगर पकड़ लिया, तो उससे उसे युद्ध करना पड़ता था, है ना। अगर वो राजा युद्ध उससे जीत जाता था, है ना, जैसे अगर वो घोड़ा को आगे बढ़ने देता था, इसका मतलब जिन्होंने घोड़े को छोड़ा था उसकी जीत हुई है, तो वो अश्वमेघ यज्ञ कराता था, है ना। और जो राजा हार जाता था उसे जाकर के मतलब उसे उपहार भेंट करता था, है ना। आपने देखा होगा, जैसे रामायण में भी सुना होगा आपने, कि राम जो है अपने घोड़े को जब छोड़ते हैं अश्वमेघ करते समय, तो वो जो लव कुश उनके बेटे होते हैं उसे क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, है ना। तो सेम यहीं पे यह कहानी है गाइज, आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यज्ञ जो है, ये क्वेश्चन पूछता है विशिष्ट मतलब पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराया जाता था। जो यज्ञ संपन्न कराया जाता था वो पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, जो कराता था वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि जब वो घोड़ा छोड़ता था, है ना, तब अगला जो राजा उसे पकड़ता था, तो फिर उससे क्या करता था, वो मतलब युद्ध करता था। अगर जीत जाता था तो कहीं ना कहीं वो शक्तिशाली ही रहा। फिर आगे कह रहा है यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, है ना, बड़े बड़े उपहार लाते थे। और एक चीज और, जो राजा का बैठने का जो सिंहासन होता था, राज सिंहासन, वो बाघ की खाल एवं विशेष आसन पर बैठाया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, जो उनका राजा का जो सिंहासन है, बाघ की खाल या विशेष किसी आसन पर बैठाया जाता था, है ना।
युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। जब युद्ध क्षेत्र में जो राजा का जो सारथी होता था ना, वही उसके लिए क्या होता था, सहचर्य का कार्य करता था, है ना। और इसमें बहुत सारे जो छोटे मतलब रानियां होती थी, पुत्र होते थे, कई छोटे छोटे अनुष्ठान कर मतलब सारे को जो राजाओं को मतलब क्या किया जाता था, सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देख, सॉरी गाइस वेट मिनट, हाँ, प्रक्रिया को देखने भर ही था, है ना। जैसे जो भी वहाँ की लाइक छोटे छोटे बच्चे होते थे या फिर स्त्रियां होती थी, वो क्या करती थी, देखती थी, है ना। एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। जो विष अथवा वैश्य को ही हम लोग शूद्र, वो लोग शूद्र कहते हैं हम लोग, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत सारे जो शूद्र होते थे, इनको जो है कभी यज्ञ के अनुष्ठानों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। एक क्वेश्चन पूछता है, अभी मैं आगे आपको मैं बताऊंगा वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है, उस समय 4 सामाजिक वर्ग होते थे, है ना। क्या क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये 4 वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इनका काम क्या होता है, ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन करना। ये क्वेश्चन पूछता है गाइस, ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना होता था, और वैश्यों का काम खेती, पशुपालन, व्यापार, और शूद्रों का काम अन्य तीनों की वर्गों की सेवा करना, है ना। जो शूद्र होते थे, इनका काम होता था अन्य तीनों वर्गों का क्या करना, सेवा करना। और एक चीज और, ये जो शूद्र होते थे, इन्हें किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में भाग नहीं लिया दिया जाता था, है ना। कभी उनको भाग लेने से मतलब वंचित कर दिया जाता था इस शूद्र को, है ना। आगे गाइस, यहाँ पे लिखा है जनपद। अब जनपद क्या है, महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे, है ना। जो जन के राजा न होकर के वो जनपदों के राजा कहलाने लगे। हाँ, एक चीज है, जनपद का कभी अर्थ पूछता है तो जो शाब्दिक अर्थ होता है, जन के बसने की जो जगह होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनपद। हालांकि इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा guys, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जनपद का अर्थ है, अब आपको ऑप्शन दे देगा तो आप इसी को चूज करिएगा। जन के बसने की जो जगह होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनपद कहते हैं। फिर कह रहा है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, हाँ ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अंतर अंतरजी खेड़ा, है ना। इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झुपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे आप फसल उगाते थे। ये भी ध्यान रखिएगा आप, है ना, इनकी जो फसल के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं, वेट गाइस थोड़ा सा इधर में, आई होप विजुअल होगा, हाँ। और ये यहाँ पे कह रहा है कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें धूसर और कुछ लाल, ये ध्यान रखिएगा, धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें मतलब चित्रित धूसर पात्र, जो जो बर्तन मिले हैं उसपे बहुत कुछ चित्र बनाए हुए थे, तो उन्हें हम लोग क्या क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था, के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ये भी ध्यान रखिएगा, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में मतलब ये चित्र बनाए गए थे। अब महाजनपद क्या होता है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। तो ये बहुत हेक्टिक नहीं है गाइस, जैसे बहुत बड़ा वर्ड नहीं है कि जो जनपद होता था ना, वही मतलब उनमें से कुछ जनपदों में से कुछ महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा, है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलाबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। हाँ गाइस, इसे थ्रू द स्टोरी में बताता था कि जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलाबंदी, वहां पे किलाबंदी किया जाता था, मतलब लकड़ियों से, ईंट से, पत्थरों से, इसलिए सो दैट वो क्या सुरक्षित रह सके, है ना। और कहीं कहीं पे तो मतलब ऊंची ऊंची दीवारें भी बनाई जाती थी, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए। यहाँ पे जैसे लिखा है कि और प्रभावशाली दीवारें, दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन। कुछ राजा ऐसा भी करते थे कि अपनी राजधानी की जो किलाबंदी इसलिए कराते थे क्योंकि उससे ये दिखा सके कि हमारा जो है दीवार मतलब काफी प्रभावशाली है, समृद्धि, और मतलब कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए भी ऊंची ऊंची दीवार बना देते। हालांकि एनीवे एनी हाउ उससे वो बहुत ज्यादा सुरक्षित भी होते थे, है ना। और कुछ ऐसे ऐसे उन दीवारों में कहीं कहीं पे होल बनाते थे जहां पे अपना सैनिक रख सके, कि दूर से कोई पता ना चले कि वहां पे सैनिक भी हैं। अगर कोई मतलब एंटर करना चाहता है या कुछ क्षति पहुंचाना चाहता है, तो काफी वो वहां के सैनिक जो है उनको सेफली बचा सके, है ना। तो ये रहा इसमें कहानी। आगे हम लोग देखते हैं गाइस, यहाँ पे कह रहे हैं
कि अब राजा सेना रखने लगे। हाँ, एक चीज और, अब जो राजा हैं वो क्या करने लगे, सेना भी रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा गाइस, कि जो कुछ वहां पे भुगतान किए जाते थे वो संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था, है ना। किस रूप में दिया जाता था, आहत सिक्कों के रूप में। इन सिक्कों के बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ेंगे, जो भी कुछ होगा कि लाइक इसके बारे में क्या बताया जाएगा। अब आते हैं कर। कर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए गाइस। तो कर में क्या है, हाँ कर है महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर, जैसे पहले के राजा क्या करते थे, वो विशाल किले बनवाते थे, है ना, अपनी सेना रखते थे, तो सेना को वेतन वगैरह देने के लिए क्या उनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, जो कि बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उन्हें वो चीजें मिलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि अतः महाजनपदों के राजा के लोगों को द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। कि मतलब जो बहुत लोग रहते थे वो क्या करते थे, समय समय पर जब किसी का मन किया तो उपहार लाते थे, है ना, तो वो उस उपहार से राजा क्या करते थे, अपने सेना के वेतन देते थे। लेकिन ये नियमित न होने के कारण वे क्या कर दिए, कर लगा दिए। अब कर 5 पे लगाए थे, है ना, 5 प्रकार के ये कर यहाँ पे दिखा रहा है गाइस, है ना। हम एक एक करके देखते हैं। फसलों पर लगाए गए कर थे, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर थे, पशुपालकों कुछ जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, जो व्यापारी थे उन्हें सामान पे कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। मतलब जो आखेटक होते थे, आखेटक मतलब जो शिकारी, शिकार करने वाले, या संग्राहक जो इकट्ठा करने वाले थे, को जंगल से प्राप्त जो भी वस्तुएं होती थी उन्हें क्या करने कर देना पड़ता था। जो भी वो वस्तु है उन्हीं में से कुछ वस्तु कर के रूप में उन्हें क्या करना था, भेंट करना था, है ना। अब कृषि में क्या परिवर्तन हुआ ये देखते हैं। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये है, कौन से परिवर्तन, दो बड़े परिवर्तन। पहला ये है कि हल के फाल में अब लोहे के बनने लगे हैं, है ना। इससे पहले लकड़ी के बने होते थे, लेकिन अब हल के फाल किसके बनने लगे, लोहे के बनने लगे, है ना। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये रहा कि इससे फसल की उपज बढ़ गई। किससे, जो अब जैसे मान लीजिए पहले लकड़ी के फल बने थे फाल, लेकिन अब लोहे के, तो अच्छे से उनकी जुताई हो पाती थी और जो फसल की है उपज काफी बढ़ गई थी। और दूसरे हैं, लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया। इससे पहले क्या होता था, लोग जो धान के बीज होते थे उसे क्या छिड़काव करते थे, मतलब छिड़क के उसका उपज करते थे, तो बहुत अच्छा उपज नहीं होता था। लेकिन जो दूसरा परिवर्तन ये था, लोग पहले धान का बीज डालते थे, दिन उसे उखाड़ कर उसका रोपण करते थे, जैसे आज आप कल देखते हैं आप लोग, है ना। तो इससे क्या होता था, उपज बहुत ज्यादा होने लगा। ये दो बहुत बड़े परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में देखने को मिले थे गाइज, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पे आता है मगध की बात, है ना। ये मगध सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी महाजनपद हैं, जैसे 16 महाजनपदों में, है ना, वन ऑफ देम, ये महाजनपद जो है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध को ही माना जाता है। तो अब मगध के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है कि मानचित्र में आप मगध को ढूंढिए। तो गाइड लिटरली मैं आपको शो करूंगा, क्योंकि इससे आपके दिमाग में बना रहेगा। ये आपका रहा मानचित्र, है ना। लिखा गया है महत्वपूर्ण जनपद, महान जनपद और नगर। तो जो महाजनपद है, सॉरी, महत्वपूर्ण जनपद और महान जनपद, यहाँ पे हम लोग मगध को देखते हैं। मगध देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो इसका पहले नाम बिहार हुआ करता था, है ना, सॉरी। जो ये मगध है कि इसका जो लोकेशन है ये देख रहे हैं बिहार, है ना। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, सॉरी क्या होगा, हाँ ये बिहार है ना। इसी के साइड में वज्जी है, जो कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मगध अभी जैसे बिहार है ना। आगे हम देखते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मगध पे। अब मगध में क्या था, ओके, या तो कह रहा है, लगभग 200 साल पहले सालों के भीतर जो मगध है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 2 साल के अंदर अंदर ही क्या बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, है ना। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि मगध से कौन कौन नदियां होकर बहती थी, तो गंगा और सोन नदी क्या करती थी, मगध से होकर बहती थी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज कह रहा इन दोनों नदियों का, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती थी किस लिए, ये क्वेश्चन पूछता है, यातायात के लिए पहला, दूसरा जल वितरण, और तीसरा ग जो है जमीन को उपज बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये जो दो नदी थी, सोन और गंगा और सोन, जो कि मगध से होकर बहती थी, ये तीन चीज के लिए, यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। जो मगध का एक हिस्सा था वो किससे भरा था, जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो जंगल में जो हाथियां होती थी उन्हें पकड़ करके उन्हें क्या किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। प्रशिक्षित करके सेना में मतलब काम के जैसे होता, जब युद्ध वगैरह होता था तो उसमें यूज में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क,
की खदानें हैं, है ना। इसके अलावा क्या क्या मिली है, ये लौह अयस्क की जो खदानें भी यहाँ पे मिली है मगध में। और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थे, जो अयस्क, लोहे के अयस्क जो खदान थी, है ना, काफी उपयोगी होती थी। अब मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु हुए, है ना। एक चीज और, जो अजातशत्रु है, ये बाद में अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए अपने बिम्बिसार मतलब पिता का ही क्या कर दिया, हत्या कर दिया। हालांकि इसमें ये मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बता दिया। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। है ना, महा सॉरी, हाँ, ये कवर कर दिया। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। अब महापदानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, है ना। अच्छा हाँ, ये मैं गाइस उल्टा तो नहीं बताया, आई होप सही बताया होगा मैंने। लाइक जो बिम्बिसार था, ये जो अजात शत्रु था, ये अपने पिता जो बिम्बिसार बिम्बिसार हैं उनका हत्या किया था, है ना, प्रॉपर्टी लेने के लिए, ठीक है, इसीलिए इसे अजात शत्रु भी कहा जाता है। यहाँ यहाँ पे महापद, ओके गाइस, एक बार फिर मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु हुए, है ना। तो जो अजातशत्रु था, इसके जो पिता थे वो बिम्बिसार थे, है ना। तो अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या किया था, है ना, उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया। हाँ, ये कौन थे, इसमें एक महत्वपूर्ण शासक थे, महापदम नंद। जो एक महापदम नंद है, एक महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर, आधुनिक नाम इसका राजगीर है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, है ना। और बाद में पाटलिपुत्र, आज आज का पटना को राजधानी बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, अब जो है पाटलिपुत्र जो पटना है, अब उसे बिहार की राजधानी बना दी गई है, इसको याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि जो 2300 साल पहले, अभी हम लोग 2500 साल पहले की बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब जो बात स्टार्ट हो रही है वो 23 साल से भी पहले की बात है, कि जो मिसडोनिया का राजा जो सिकंदर होता था, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर बोला जाता है ना, विश्व विजय करना चाहता था। ये विश्व विजय पर निकला था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया, है ना। हालांकि वो हर जगह सफल नहीं हुआ था, लेकिन पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों पर उसे जीत हासिल हुई थी। और वह इसी तरह जो है भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, कूच करना मतलब आक्रमण करना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत में शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना होती है, क्योंकि जो उसके सेना थी ना, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गई। इसलिए क्योंकि भारत के शासकों के पास जो पैदल मतलब सैनिक थे, है ना, और जो रथ थे, बहुत बड़े बड़े हाथी थे। अभी मैं बताया ना, कुछ जंगल से क्या करते थे, हाथी को प्रशिक्षित करते थे, ट्रेनिंग देते थे लोग, सो दैट युद्ध में वो क्या करे, उसका काम में ले सके हाथियों को। तो इससे देख करके उनकी जो सेना थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और युद्ध से क्या कर दिया उन्होंने, इनकार कर दिया। आगे गाइस, नेक्स्ट। सो गाइज मैं यहाँ पे एक एक करके, अगर अगर आप इतना जितना मैं करा रहा हूँ अगर पूरा आप करते हैं, एक बार बस आप लाइटली रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने कॉपी पेन लेके बैठा है, जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या फिर प्रेशराइज कर रहा हूँ, अगर उसे राइट डाउन कर लेते हैं, और एग्जाम से कुछ दिन पहले आप उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लिटरली ये काफी हेल्पफुल होगा, है ना। क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन यहाँ से जो सीटेट का जो पेपर 2 है, वहां पे पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके सॉल्व करेंगे, देन आपको पता चलेगा कि हाँ, एज इट इज यहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है ना। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मगध पढ़ लिए, अब वज्जी को देखते हैं ना। जैसा कि हम लोग ऊपर मगध के बारे में पढ़े, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था। हम आपको वज्जी भी दिखा देते हैं ना, सो देट आपको दिमाग में बना रहे कि वज्जी है कहाँ पे। ओके गाइस, वेट, मानचित्र में देखिए, ये रहा आपका मगध, और मगध के ही बगल में ही क्या है, आपका वज्जी है ना गाइस। तो आई होप आपके दिमाग में बना रहेगा, क्योंकि अब जब मैप देख लेते हो तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहती है ना। आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे दिया है, इसकी राजधानी के बारे में बताया है ना। जैसे बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली मतलब यहाँ पे बिहार, बिहार की बात कह रहा है ना। अब यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गण या संघ कहा जाता था।
इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहा जाता था, गण या संघ कहा जाता था। जैसे इसलिए कि इसे गण और संघ इसलिए कहा जाता था और शासन अलग व्यवस्था थी क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे कोई पिता है ना, तो उसका जो बड़ा वाला पुत्र होता था वही क्या बनता था, शासक बनता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, संघ में लोग इकट्ठा होते थे और उसी में से किसी को देख करके क्या कर देते लोग, राजा। और एक चीज यहाँ आगे आप देखेंगे, गण या संघ में कई शासक होते थे, कई शासक होते थे और उसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, है ना। कई शासक होते थे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ही क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। जो भी मतलब कुछ करना, प्लान बनाना है, कुछ भी करना होता था, ये सब लोग इकट्ठा होकर वाद विवाद के थ्रू या बहस के थ्रू, बातचीत के थ्रू क्या करते थे, एक डिसीजन निकालते थे। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। ये ध्यान रखिएगा, जो दास होते थे, जो वैश्य होते थे, है ना, जो स्त्रियां होती थी, वे कभी भी क्या होती थी, इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। जो भी इसमें वाद विवाद या बहस या बातचीत होता था राजाओं के बीच में या लोगों के बीच में, तो वहां पे ये भाग नहीं लेती थी। आगे हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे गाइज मैं थोड़ा सा है इसको हाईलाइट किया हूँ। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि वज्र संघ का ये वर्णन दीघ निकाय में मिल, ये ध्यान रखिएगा, जो वज्र संघ का जो वर्णन है वो दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। और ये सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जब अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे तो उन्होंने अपने मंत्री, है ना, वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। किसके लिए भेजा था, सलाह के लिए भेजा था। तो यहाँ पे देखिए, बुद्ध ने उनसे पूछा कि एक वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें से सभी, है ना, पूछा कि वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, अब इसमें से कुछ पॉइंट दिए हैं, इन्होंने कहा कि तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, है ना, तब वो उन्नति करते रहेंगे। शहरों तथा गांवों में चैंतियों का रखरखाव करेंगे। अब विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, है ना। जो भी संत हैं, है ना, उनका सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। उनकी पूरी तरह से आजादी होनी चाहिए गाइस, है ना। आई होप मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द हैं, अगर सच में आप इसमें से कोई वर्ड आप उनका प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का करते हैं या उच्चारण करते हैं और लग रहा है आपको कि मेरे से ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने ध्यान से नहीं सुना है। फिर से एक बार आप वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे यहाँ पे राजा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अश्वमेध जो यज्ञ होता था वो क्या होता था, वर्ण व्यवस्था जिसमें बताया था, है ना। जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं, जनपद की मीनिंग क्या होती है, किलाबंदी क्या होती है, जो मैंने बताया बहुत सारे राजा जो अपनी राजधानी में किलाबंदी करते थे ना, ऊंची ऊंची दीवार बनवाते थे, लकड़ियों से करते थे, है ना, दिखाने के लिए कितना मैं शक्तिशाली हूँ, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए भी करते थे। सेना क्या होती है, कर क्या होता है ना, और पौधारोपण, गण तथा संघ क्या होते हैं, जो कि मैं अभी कवर किया हूँ सारी चीजें। तो गाइज अगर आपका इसमें डाउट है तो प्लीज एक बार आप वीडियो को फिर से वॉच करिए, है ना। आई होप मैं सारी चीजें क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। नए शासक जो हैं लगभग 300 साल पहले हुए थे। महा जो महा महाजनपद है लगभग 300 साल पहले। सिकंदर का जो आक्रमण था दीघ निकाय के लेखन में, वो लगभग 2300 साल पहले था, है ना। कितना, 2300 साल पहले। आगे, गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले हुआ। ठीक है, तो मैंने गाइस आई थिंक एक एक लाइन मैंने सारी चीजें यहाँ पे कवर करा दिया। आई होप आप लोगों को सारी चीजें मतलब क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसी तरह आप जाकर के, अगर आपने एक चीज और मैं कहूंगा, अगर आपने, मैंने 1 से 4 चैप्टर भी ऑलरेडी करा दिया हूं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, देन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। तो जैसे ही आप मतलब 1 से 4 तक चैप्टर देख के 5वां देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद में गाइज ऐसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा। और मैं यहाँ पे अभी क्लास 6 का हिस्ट्री करा रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट होगा 6 to 8 में पूरा कराऊंगा, है ना, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और जियोग्राफी जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ईवीएस की क्लास भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, एनसीईआरटी। तो मैंने पूरा अच्छे से ये ठान रखा है, ठीक है, कि आप लोगों को सभी को, क्योंकि जो मैं सीटेट दिया था ना, तो सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से होते हैं, या फिर अगर आपको बिलीव नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालिसिस करिए,
देन उसके बाद ये सेशन देखिए, आपको लगेगा कि हाँ सारा क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो रहे हैं, है ना। तो आप पूरी तरह से रिलाई करिए एनसीईआरटी पे, है ना। आप किसी भी लाइक शार्ट नोट के चक्कर में ना पड़े, है ना, एनसीईआरटी पे फोकस रहें। हाँ, अपना शार्ट नोट बना सकते हैं, क्योंकि ये इतना सारा वीडियो जो है इकट्ठा एक बार आप एग्जाम से पहले नहीं देख सकते, तो कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए या तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहां पे जाके आप रीड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, है ना, सो दैट उन्हें भी ये जो अगर ये जो जेन्युइन वीडियो है उन्हें भी मिल सके। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, है ना, कि अगर मैं सच में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ थ्रू द एनसीईआरटी, या फिर जो की पॉइंट बता रहा हूँ, या जो भी मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज गाइज शेयर द वीडियो। थैंक यू।